Hello and welcome to Vega Plus Academy YouTube channel. So in this video we are going to discuss conceptual question of electricity. So moving to our question. So here we have question number 1. If the current flowing through the fixed resistor is 1/4, the heat produced in it will be. तो यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि एक फिक्स रजिस्टर है, उसके अक्रॉस जो करंट है आपका 1/4 हो जा रहा है, तो उसके कारण आपका हीट प्रोड्यूस क्या होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ क्या कंसीडर कर लेते हैं, हमारा एक फिक्स रजिस्टर है, ये हमारा फिक्स रजिस्टर है जो आर है, जिसके अक्रॉस इनिशियली क्या है, करंट आई फ्लो कर रहा है। ये हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल एजम्पशन है हमारा, ये इनिशियली हम एज्यूम किए हैं कि एक हमारे पास रजिस्टर है जो कि फिक्स रजिस्टर है। ये कैसा है, हमारा फिक्स रजिस्टर है, इसके क्रॉस करंट हमारा आई है, और बाद में इसी फिक्स रजिस्टर के क्रॉस हमारा करंट क्या हो जा रहा है, करंट हमारा जो है हमारा I2, जो हम I2 मान सकते हैं, वो 1/4 हो जा रहा है इनिशियल का, तो ये हो जा रहा है आपका 1/4 ऑफ इनिशियली आई करंट हम एज्यूम किए हैं। ये हमारा आर फिक्स है। तो हमारा इस दो केस में हमें हीट पूछा है कि हीट प्रोड्यूस हमारा क्या होगा। तो हम इस केस में हम H1 हीट प्रोड्यूस ले सकते हैं, इस केस में हम लोग मान लेते हैं H2 हीट प्रोड्यूस हुआ है। तो हमारा H2 बेसिकली कितना है विद रिस्पेक्ट टू H1, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं heat can be given by I square RT, heat can be given by V square by R into T, and heat can be given by V into I into T। तो ये हमारा हीट का 3 फॉर्मूला है। तो आउट ऑफ दिस फॉर्मूला हमें क्या है, हमें करंट का रिलेशन है और रेजिस्टेंस का रिलेशन दिया हुआ है। बेसिकली हमें करंट और रजिस्टर को रिलेट करना है, यहाँ कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ, तो हम ये दो फॉर्मूला जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस उसको रिजेक्ट करेंगे, यूज नहीं करेंगे। तो हम हीट का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देयरफॉर इस केस में हम H1 के केस में अगर हीट निकालेंगे इनिशियली केस में, तो हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो हमारा करंट क्या है, हमारा आई ही है, तो ये हो जाएगा आई का स्क्वायर। रेजिस्टेंस हमारा फिक्स है आर, और टाइम हमारा टी टाइम के लिए यूज किया गया है, तो ये हमारा H1 आ गया। सिमिलरली जब हमारा करंट हो गया 1/4, तो उस केस का हम लोग हीट H2 एज्यूम किए हैं, तो करंट हमारा हो गया 1/4 ऑफ आई इनिशियली का, तो आई स्क्वायर हो जाएगा 1/4 ऑफ आई का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/16 आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब ये हीट 2 हमारा हो गया 1/16 मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर आर टी। अब ये आई स्क्वायर आर टी जो है, हम यहाँ पर आई स्क्वायर आर टी देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, H1 है। तो हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम H1 लिख सकते हैं, H1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर H2 इक्वल टू 1/16 H1 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि H2/H1 हमारा क्या आ जाएगा, H2/H1 जो है हमारा वो 1/16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हीट का जो रिलेशन आया है वो क्या हो गया, हमारा 1/16 हो गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है हमारा। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। So in question number 2 we have an electric iron is rated 4 kilowatt। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेटिंग दिया हुआ है 4 किलोवाट। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट RS2 पर किलोवाट आवर, ये हमारा kWh किलोवाट आवर स्टैंड करता है। व्हाट डज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द आयरन फॉर 2 आवर्स, यानी आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द आयरन फॉर 2 आवर, यानी 2 आवर के लिए अगर आयरन को यूज किया जाए तो उसका कितना कॉस्ट आपको बियरिंग करना पड़ेगा। तो जो भी गिवन है हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, 4 किलोवाट है। तो एक किलोवाट जो है, वाट बेसिकली पावर का यूनिट है, तो हमारा पावर दिया है, तो पावर हमारा दिया है 4 किलोवाट। ये हमारा पहला चीज है जो दिया हुआ आयरन का। ये किसका है, आपका इलेक्ट्रिक आयरन का गिवन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास दिया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट RS2 पर किलोवाट आवर। अब देखिए 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, ये आपको 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। एनर्जी का कॉस्ट दिया है कि अगर आप 1 किलोवाट आवर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 रुपया बियर करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर कॉस्ट दिया है आपको कि कॉस्ट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 1 यूनिट
जो कि होता है 1 किलोवाट आवर, वो कितना है RS2 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2.5 आवर के लिए अगर यूज किया जाए तो समय का कॉस्ट क्या होता है। तो आपको तीसरा क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है। टाइम हमें दिया है कि वो इक्विपमेंट आपका इलेक्ट्रिक आयरन 2.5 आवर के लिए यूज किया गया है। तो हमें एनर्जी सबसे पहले निकालना होगा। सिंस वी नो दैट जो हमारा वर्क डन अपॉन टाइम होता है उसको हम डिफाइन करते हैं पावर, यानी पावर हमारा होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो हमें पावर दिया है इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं पावर कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन अपॉन टाइम, या इसी को लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है यहाँ, तो हम एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसको रीअरेंज करिएगा तो एनर्जी हमारा हो जाएगा पावर इंटू टाइम हो जाएगा। तो एनर्जी का हमारा पास फॉर्मूला हो गया पावर इंटू टाइम। जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो एनर्जी हम लिख सकते हैं, पावर हमारे पास क्या है 4 किलोवाट है, तो ये हो गया 4 किलोवाट इंटू हमारा क्या है टाइम है, कितना टाइम के लिए ऑपरेट किया गया है 2.5 आवर के लिए ऑपरेट किया गया है। तो जो आपका 2 आवर के लिए ऑपरेट किया गया है, ये पूरे 2 आवर में कितना एनर्जी कंजप्शन कर रहा है वो आपको आ गया है 25 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 100 का हो जाएगा। 25 4 जा 100। अब आपका डेसिमल एक पॉइंट के बाद है इसीलिए यहाँ दे दिए, ये हो गया आपका किलो वाट आवर, या इसको आप लिख सकते हैं 10 यूनिट, क्योंकि 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। आपसे बेसिकली यहाँ कॉस्ट पूछ रहा है कि 1 यूनिट का इतना है तो 10 यूनिट का कितना होगा। तो आप कर सकते हैं फॉर यूजिंग इट फॉर 2.5 आवर टोटल एनर्जी हमारे पास 10 यूनिट का कंजप्शन हुआ है। देयरफॉर कॉस्ट हम लिख सकते हैं 10 इंटू RS2, तो ये हो जाएगा आपका 20, यानी टोटल कॉस्ट आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्योंकि आपका 10 यूनिट 2.5 घंटा में यूज किया गया है और 1 यूनिट का कॉस्ट 2 है। तो जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 यूनिट का 2 है, 10 यूनिट का कितना होगा 10 दूनी 20 हो गया। ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका क्या है कॉस्ट RS20 है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव द फिगर बिलो शोज 3 सिलिंड्रिकल एल्यूमिनियम कंडक्टर। तो बेसिकली आपको फिगर में 3 एल्यूमिनियम कंडक्टर देखने को मिल जाएगा along with their faces area and length, जिसका आपको faces area और length दिया हुआ है। Discuss in which resistance will be highest and lowest respectively। इस केस में आपको पूछ रहा है कि किस केस में आपका रेजिस्टेंस हाईएस्ट होगा और किस केस में आपका रेजिस्टेंस लोएस्ट होगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो बेसिकली आपका जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया को। अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू रो L बाय ए लिख सकते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस का क्या है जनरल फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का ये जनरल फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L बाय ए। तो हम केस फर्स्ट और केस सेकेंड और केस थर्ड के लिए यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। तो केस फर्स्ट में हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस R1, केस फर्स्ट को हम रेजिस्टेंस R1 से डिनोट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा रो 1 L1 अपॉन A1 हो जाएगा। सिंस हमारा रो जो है रो 1 इक्वल टू रो 2 इक्वल टू रो 3 है, जो कि रो के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारा रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि हम जो एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज किए हैं तीनों में हमारा एल्यूमिनियम कंडक्टर है, तो हमारा मटेरियल सेम है, इस कारण से हमारा रेसिस्टिविटी सेम होगा, इसीलिए रो हमारा सेम हो जाएगा। तो हम R1 लिख सकते हैं R1 इक्वल टू रो L हमारा कैपिटल L है और एरिया हमारा A है, तो ये हो जाएगा रो कैपिटल L अपॉन A। ये हमारा फर्स्ट केस का हो जाएगा। नेक्स्ट हम केस 2 के लिए लिखेंगे। केस 2 के लिए हम रेजिस्टेंस लिखेंगे तो R2 हमारा हो जाएगा रो 2 L2 अपॉन A2। रो हमारा रो 2 रो ही के बराबर है। नेक्स्ट हमारा L2 क्या है, L2 हमारा ट्वाइस ऑफ L है और एरिया A/2 है, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ L एंड एरिया हमारा हो जाएगा A/2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं रो L अपॉन A, ये हो जाएगा 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 2 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ये इनिशियल रो L क्या है आपका इनिशियली रेजिस्टेंस के बराबर है, तो ये हो गया आपका 4 टाइम्स रो L अपॉन A। नेक्स्ट हम केस 3 के लिए निकालेंगे। केस 3 के केस में हम
निकालेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। देयरफॉर R3 कैन बी रिटन एज रो 3 L3 अपॉन A3। तो रो 3 हमारा रो के बराबर है, L3 हमारा L/2 है और एरिया L3 हमारा 2A है। देयरफॉर L3 कैन बी रिटन एज L/2 और एरिया हमारा हो जाएगा 2A। देयरफॉर ये हो जाएगा 1/4 रो L अपॉन A। तो इस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 टाइम्स रो L अपॉन A हो जाएगा। देयरफॉर हमें केस 1, केस 2 और केस 3 में रेजिस्टेंस आ चुका है, जो कि केस 1 में हमारे पास है रो L अपॉन A, केस 2 में है 4 टाइम्स हमारा रो L अपॉन A और केस 3 में 1/4 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केस 2 में हमारा रेजिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है। इस केस में हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस है और मिनिमम हमारा क्या है, 1/4 टाइम्स है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मिनिमम है, यानी हमारा केस 2 में मैक्सिमम है और केस 3 में मिनिमम है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। Therefore our right answer is ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस हाईएस्ट है 2 में और लोएस्ट है 3rd में। Moving to our question number 4. Question number 4 we have a house is supplied with 50 ampere at 220 volt. How many 25 watt 220 volt lamp could be blown in the house at the same time if connected in parallel? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि एक हाउस है जिसका हमें रेटिंग दिया हुआ सप्लाई रेटिंग। तो ये बेसिकली आपको सप्लाई रेटिंग दिया है, करंट आपका 50 एम्पेयर और 220 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पर आपको हाउ मेनी बल्ब पूछ रहा है कि कितना बल्ब आप पैरेलली में कनेक्ट करेंगे सप्लाई के अक्रॉस, जो कि बल्ब का रेटिंग आपको दिया है 25 वाट और 220 वोल्ट पर ही आपको कनेक्ट करना है। तो जो भी हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास गिवन है रेटिंग, आपका सप्लाई का रेटिंग दिया हुआ है, यानी सप्लाई का रेटिंग आपका दिया है 50 एम्पेयर का। नेक्स्ट आपको सप्लाई का करंट दिया है और सप्लाई का वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। हमारे पास ये क्या है, ये सप्लाई का है, ये सप्लाई का रेटिंग दिया हुआ है। तो सप्लाई का रेटिंग से हम क्या करेंगे, सप्लाई का पावर निकाल लेंगे। देयरफॉर सप्लाई का पावर निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पावर कैन बी गिवन एज V इंटू आई होता है। हमारे पास V दिया है ऑलरेडी 220 वोल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास I दिया है 50 एम्पियर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11,000 वाट। पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। देयरफॉर पावर हमारा सप्लाई का आ गया 11,000 वाट। नेक्स्ट हमें गिवन है आपका बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है। तो बल्ब का हमारा, बल्ब के केस में या लैंप यहाँ पर यूज किया गया है, तो लैंप का आपका रेटिंग दिया हुआ है। तो लैंप के अक्रॉस पावर दिया है 25 वाट का लैंप है। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है लैंप का दिया है 220 वोल्ट है। बेसिकली हम जो लैंप पैरेलली में कनेक्ट कर रहे हैं तो सबका हमारा क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग सेम है। तो हमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी बल्ब हम कनेक्ट कर सकते हैं, कितना बल्ब हमें कनेक्ट करना चाहेगा, ठीक है ना। इस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल बल्ब्स आर connected in parallel implies voltage या potential difference across each bulb will be same। तो यहाँ पर potential difference हमारा सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी बल्ब कनेक्ट करना है। तो हम लिख सकते हैं कि रेटिंग ऑफ ईच बल्ब, जो हमारा रेटिंग है ऑफ ईच बल्ब, यानी जो कि पावर है हमारा, यहाँ पावर रेटिंग हमें दिया हुआ है। देयरफॉर रेटिंग ऑफ ईच बल्ब इनटू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बल्ब कैन बी गिवन एज मैक्सिमम सप्लाई पावर के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा इक्वेशन है जो आपको यूज करना है। इसमें हम नंबर ऑफ बल्ब निकाल सकते हैं। रेटिंग ऑफ बल्ब दिया हुआ है कि आपका ईच बल्ब का है 25 वाट, पावर वो क्या कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 25 वाट इंटू नंबर ऑफ बल्ब, जो हमें n मान लिए हैं, हमें पता नहीं है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम पावर सप्लाई, जो कि आपका पावर क्या है, मैक्सिमम पावर सप्लाई जो कंजप्शन कर रहा है वो 11,000 वाट है। तो ये आपका है 11,000 वाट। Therefore n can be given as
11,000 upon 25. On simplifying it, you will get 440. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 440. तो ये हमारे पास नंबर ऑफ बल्ब है, जो कि नंबर ऑफ बल्ब की संख्या है 440, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा. तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है. मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 5. So question number 5, we have a motor of 2000 watt and 220 volt and a heater of 1000 watt and 220 volt are to be used to form a household supply. The rating of fuse must be used. यहाँ पर आपसे रेटिंग ऑफ फ्यूज पूछ रहा है कि फ्यूज का रेटिंग क्या होगा आपका अगर दो इक्विपमेंट को आप कनेक्ट करेंगे सप्लाई के क्रॉस. पहला इक्विपमेंट आपका मोटर है, सेकेंड इक्विपमेंट आपका हीटर है. ये आपका दो इक्विपमेंट है, दोनों का रेटिंग आपको दिया हुआ है कि पावर ऑफ मोटर है आपका 2000 वाट. नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट. नेक्स्ट केस 2 में भी आपको दिया है हीटर का आपको पावर दिया हुआ है 1000 वाट. यहां पर भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है सेम, जो कि है आपका 220 वोल्ट. हमें दोनों केस में करंट निकालना होगा और वापस कर उसको ऐड अप करना होगा. जो आपका रिजल्टेंट करंट आएगा दोनों को ऐड करने के बाद वो ही आपका फ्यूज का रेटिंग होगा. Therefore, power can be given as I into V and power can be given as V square by R and power can be given as I square R. ये दो फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है. Therefore, पावर का हम फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ से हम करंट निकाल लेंगे. Therefore, I can be given as P upon V. पावर हमारा है 2000 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा 220 वोल्ट. सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 100/11 एम्पेयर आ जाएगा. ये हमारा करंट अक्रॉस मोटर आ जाएगा. सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग करंट अक्रॉस हीटर निकालेंगे जो कि हमारा पावर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. पावर हमारा यहाँ पर 1000 है, नेक्स्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 220 है. सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर करंट आ जाएगा 100/22, यानी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50/11 एम्पियर. अब हमें क्या करना है, हमें नेट करंट निकालना है. हमारा नेट करंट जो हो जाएगा वो एडअप हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा. तो I1 प्लस I2 हम करेंगे तो I1 हमारा मोटर के केस का है और I2 हमारा हीटर के केस का करंट रेटिंग दिया हुआ है. ये हो जाएगा आपका 100/11 प्लस 50/11 एम्पियर. तो ये हो जाएगा आपका 150/11 एम्पियर सिंप्लीफाई कर दैट इज 13.63 एम्पियर, जिसको हम लोग अप्रॉक्स कर 14 एम्पियर लिख सकते हैं. तो हमारा करंट रेटिंग जो होने वाला है, जो नेट करंट होने वाला है वो 14 एम्पियर आ जाएगा अगर ये दो इक्विपमेंट को हम लोग यूज करेंगे. तो हमारा जो फ्यूज का रेटिंग होना चाहिए वो 14 एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए, वो 14 एम्पियर के बराबर होना चाहिए. Therefore, our right answer is option number D. So moving to our question number 6. The resistance of two wire of the same length and the same cross section area is same if. तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस जो है आपका दो वायर अगर दिया हुआ है जो कि आपका सेम लेंथ का होगा और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो भी सेम होगा, सेम लेंथ का भी होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम होगा, तो उस केस में जो आपका रेजिस्टेंस है किस पर डिपेंड करेगा. हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है. इसके अलावा रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टिविटी पर और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है. Therefore, हम ऑप्शन को चेकआउट कर लेते हैं. हमारा पहला ऑप्शन है बोथ वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड आर एट डिफरेंट टेम्परेचर. तो सेम टेम्परेचर पर होगा तभी आपका रेजिस्टेंस सेम होगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाता है. बोथ वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल यानी रेजिस्टिविटी आपका सेम होगा एंड आर एट सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए और सेम मटेरियल का भी बना होना चाहिए. तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ये हमारा राइट आंसर हो जाता है क्योंकि हमारा सेम टेम्परेचर होना चाहिए और मटेरियल भी हमारा सेम होना चाहिए, तभी हमारा रेजिस्टिविटी भी सेम होगा. मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 7.
So question number 7 we have find the current drawn from the battery by the network of 4 resistors shown in the figure. तो आपको इस क्वेश्चन में फिगर में दिया हुआ है आपको ये सर्किट डायग्राम, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करंट ड्रॉन आउट निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया है। तो बेसिकली यहां पर हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ we can write it as V equal to IR. Therefore, I can be given as V upon R. तो यहां पर हमें V दिया है, V हमारा सप्लाई वोल्टेज 3 वोल्ट है। तो हमारे पास सप्लाई वोल्टेज 3 वोल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस, यहां पर R जो रेजिस्टेंस है ये दरअसल हमारा R इक्विवेलेंट है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये हमें निकालना होगा इस सर्किट डायग्राम से। देयरफॉर हम R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम सर्किट डायग्राम को एनालाइज करेंगे। ये आपका 10 ओम रजिस्टर, अगेन 10 ओम, अगेन 10 ओम, ये आपका पॉइंट, ये आपका A एज्यूम कर लेंगे और ये B एज्यूम कर लेंगे। बेसिकली A और B के अक्रॉस ही हमारा बैटरी कनेक्टेड है, बेसिकली A और B के अक्रॉस ही हमारा बैटरी कनेक्टेड है। तो ये आपका 10 ओम, 10 ओम और 10 ओम, ये तीनों 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमारा सीरीज में कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट सीरीज में हमारा हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर R3 के अलावा है तो सो ऑन हो जाएगा। तो हमारा R1, R2 और R3 तीनों हमारा 10 ओम का है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 30 ओम आ जाएगा। तो ये हमारा R इक्विवेलेंट आ गया जो हमारा पॉइंट A और B के अक्रॉस है, जो कि ये 3 रजिस्टर जो है आपका R1, R2, R3 को एड अप करने के बाद आया है। तो हमारे पास ये लिख सकते हैं, ये हमारे पास R इक्विवेलेंट सीरीज में था तो ये हमारा 30 ओम आ गया। नेक्स्ट सिमिलरली ये हमारा A और B के अक्रॉस आपका नेक्स्ट 10 ओम का रजिस्टर्स भी कनेक्टेड है, तो ये हमारा 10 ओम का भी इसके अक्रॉस कनेक्टेड है और इस दोनों के अक्रॉस हमारा सप्लाई वोल्टेज कनेक्टेड है जो कि है हमारा 3 वोल्ट का, जो हमारा है 3 वोल्ट का, ये भी हमारा 10 ओम है। अगेन इस सर्किट डायग्राम को एनालाइज करेंगे और हमें R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। देयरफॉर ये 30 ओम और ये 10 ओम एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हमको R इक्विवेलेंट इन पैरेलल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देयरफॉर R इक्विवेलेंट हमारी सर्किट का निकालेंगे। देयरफॉर 1 बाय R इक्विवेलेंट कैन बी गिवन एज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। यहाँ हम R1 को एज्यूम कर लेते हैं 30 है, R2 को हम लोग 10 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 10। तो ये आपका सिंप्लीफाई कर हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3, यानी ये 4 अपॉन 30 आ जाएगा सिंप्लीफाई कर। ये हो जाएगा आपका 1 बाय R इक्विवेलेंट, 1 बाय R इक्विवेलेंट। देयरफॉर R इक्विवेलेंट कैन बी गिवन एज, ये रेसिप्रोकल करेंगे तो 30 बाय 4 आ जाएगा। अब हमें जस्ट ये R इक्विवेलेंट का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट आउट करना है, ये इक्वेशन में हमें R इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट आउट करना है। सिंस हम जानते हैं कि हमारा I कैन बी गिवन एज V अपॉन R और V हमारा 3 है और R हमारा यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं जो कि 30 अपॉन 4 है। ऑन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 30, ये इंटू 4 ऊपर आ जाएगा, तो ये 3 10 जा 30, तो ये आ जाए आपका 0.4 आ जाएगा आपका, तो ये आपका 0.4 एम्पेयर रहेगा। देयरफॉर फाइनली करंट हमारा आ गया 0.4 एम्पेयर और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, जो आप देख सकते हैं 0.4 एम्पेयर, ये हमारा राइट आंसर है। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। So question number 8 we have find out the effective resistance between point A and B and also current if 12 volt battery is connected between them। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे जनरली पूछा जा रहा है कि पॉइंट A और B के क्रॉस आपको R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट आउट करना है और इस केस में आपको करंट भी फ्लो जितना करेगा आपका, अगर बैटरी इसके क्रॉस कनेक्ट किया जाए 12 वोल्ट का, अगर A और B पॉइंट के क्रॉस आप 12 वोल्ट का बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो उस केस में आपको निकालना है कि करंट कितना फ्लो होगा इस सर्किट में। तो पहले हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। तो बेसिकली R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं आपका इस फिगर में एक शॉर्ट सर्किट पार्ट है। यहाँ पर R इक्विवेलेंट 4 ओम जो है हमारा 4 ओम रेजिस्टेंस के बाद हमारा ये जो पॉइंट है और ये 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसको शॉर्ट किया गया है, यानी ये शॉर्ट सर्किट होने के कारण
इसके अक्रॉस 6 ओम के अक्रॉस कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा तो वो आर इक्विवेलेंट के केस में काउंटर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा आर इक्विवेलेंट, इस सर्किट का हम अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 ओम, सिर्फ हमारा 4 ओम आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे तो वो 4 ओम आ जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट पाथ के कारण हमारा रेजिस्टेंस इस पाथ का 0 हो जाएगा। तो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा 4 + 0 जो कि हमारा 4 ओम के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास करंट निकालना है। तो हमारे पास V दिया हुआ है हमारा 12 वोल्ट है और हमारे पास आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट हम कर चुके हैं 4 ओम का है। देयरफॉर बाय ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, बाय ओम्स लॉ we know that V = IR होता है। therefore I can be given as V upon R। तो V हमारे पास 4 है, नेक्स्ट V हमारे पास 12 है और हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना है 4 ओम है। तो ये हमारा आ गया 3 एम्पेयर का करंट। therefore इस केस में हमारा R इक्विवेलेंट आ गया 4 ओम। नेक्स्ट हमारे पास जो करंट होगा वो हमारा 3 एम्पेयर आ गया। तो इस केस का आंसर हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट 4 ओम और करंट हमारा 3 एम्पेयर। सो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फ्लोइंग सर्किट। यानी इस फ्लोइंग सर्किट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट आउट करना है। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग को करंट कैलकुलेट करना है तो हम लोग को पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ V = IR होता है। देयरफॉर अगर हमें करंट निकालना है तो V upon R होता है। V हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि 4.5 वोल्ट है, हमें R इक्विवेलेंट नहीं पता है। तो हमें इस केस में R इक्विवेलेंट इस सर्किट से निकालना पड़ेगा। इस सर्किट को एनालाइज करेंगे तो ये हमारा 1 ओम और 3 ओम रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। ये सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 ओम + 1 ओम जो कि हो जाएगा, जो कि हमारा 4 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये नीचे वाला पाथ को सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 ओम का। ऊपर में हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस है। सर्किट डायग्राम को वापस से हम लोग बना लेंगे तो ये हमारा नीचे आ जाएगा 4 ओम और ऊपर में हमारा 6 ओम है। नेक्स्ट हमारा 3.6 ओम है, नेक्स्ट हमारा 3 ओम है और आपका सोर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4.5 वोल्ट का मेंटेन है। हमारा 4.5 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ है। तो हमारा अब क्या करना है, हमें ये सर्किट डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारा 4 ओम और 6 ओम एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को सॉल्व आउट करने के लिए आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। जब हम पैरेलल में, हमारा आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट कैन बी गिवन एज 1/R1 + 1/R2। तो हमारा यहाँ R1 1/6 है, R2 हमारा 1/4 हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 24। तो 4 6 4 जा 24, 4 6 जा 24, ये आ जाएगा हमारा 10/24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 2.4 ओम। तो यहाँ पर हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया 2.4 ओम। फिर हम वापस से सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। देयरफॉर सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करेंगे तो हमारा 3.6 ओम था पहले, नेक्स्ट हमारा आर इक्विवेलेंट अब निकाले हैं तो ये हमारा हो गया 2.4 ओम। नेक्स्ट हमारा जो 3 ओम का रजिस्टर था वो एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट हमारा सोर्स जो था वो सप्लाई सोर्स जो था वो हमारा 4.5 वोल्ट का था। देयरफॉर इस केस में हमें आर इक्विवेलेंट अगेन निकालना है। तो हम देख सकते हैं ये हमारा सर्किट में, ये हमारा सीरीज सर्किट है। यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस कैसा कनेक्टेड है, सीरीज वाइज कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट सीरीज में हमें दिया जाता है R1 + R2 + R3। यहाँ 3 रजिस्टर से इसीलिए हम R3 तक ही टर्मिनेट कर देंगे। देयरफॉर R1 हमारा 3.6, नेक्स्ट 2.4 + 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट कैन बी गिवन एज, ये हमारा हो जाएगा 3 2 5 और ये हो जाएगा 6 3 9, तो ये हमारा आ जाएगा 9 ओम। देयरफॉर हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया 9 ओम। नेक्स्ट हमारे पास V ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, V हमारा 4.5 वोल्ट है। तो हमसे पूछा था करंट, देयरफॉर करंट कैन बी गिवन एज V upon R। तो हमारा V है 4.5, नेक्स्ट हमारा R है 9। इसको हम डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, 45 2 = 92, तो ये 1/2 एम्पेयर हो जाएगा जो कि हमारा 0.5 एम्पेयर है।
तो ये हमारा 0.5 एम्पियर हमारा फाइनल आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। So moving to our question number 10. So question number 10 we have, consider the following circuit diagram. If R1 equal to R2 equal to R3 equal to R4 equal to R5 equal to 2 ohm, find the equivalent resistance RS of the circuit and also the ammeter reading when the supply voltage is 16 volt. तो दिया हुआ सर्किट में आपको अमीटर रीडिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अमीटर कितना रीड आउट करता है। नेक्स्ट हमें इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट के लिए हमें दिया हुआ है R1, R2, R3, R4 और R5 का वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो इस सर्किट डायग्राम में हमारा 2 ओम का है, तो हम इसको पुट कर लेते हैं। सारा हमारा 2 ओम हो गया, ये सारा हमारा वैल्यू 2 ओम है। तो इस सर्किट डायग्राम को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एंड पर हम देख सकते हैं ये हमारा R2 और R3 हमारा सीरीज में है, तो हमारा यहाँ R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 2 ओम प्लस 2 ओम, जो कि हमारा हो जाएगा 4 ओम R इक्विवेलेंट। तो हम इसको रिप्लेस आउट कर सकते हैं और रीड्रॉ सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 ओम। नेक्स्ट हमारे पास है ये अमीटर, नेक्स्ट हमारे पास है स्विच की, नेक्स्ट 2 ओम का रेजिस्टर्स है हमारे पास, यहाँ पैरेलली में हमारा लगा हुआ है 2 ओम रेजिस्टर्स। नेक्स्ट हमारा अभी जो आर इक्विवेलेंट आया है उसका वैल्यू है हमारा 4 ओम का, यानी हम ये सर्किट डायग्राम को सॉल्व आउट कर यहाँ पर 4 ओम से रिप्लेस कर दिए हैं। अब ये हमारा 2 ओम और ये 4 ओम हमारा कैसा कनेक्शन है, ये हमारा पैरेलली कनेक्टेड है, ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है। तो इस केस में हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट कैन बी गिवन बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट कैन बी गिवन एज, हमारा एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 3 बाय 4। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट हम निकालेंगे तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 ओम। तो ये हमारा आ जाएगा 4/3 ओम। ये 4/3 ओम को हम लोग रिप्लेस करेंगे ये 2 ओम और 4 ओम को यहाँ से हटाकर। तो रीड्रॉ करेंगे हम सर्किट डायग्राम को। तो ये हमारा अमीटर है, नेक्स्ट हमारे पास ये प्लग की है, नेक्स्ट हमारे पास 2 ओम रजिस्टर है, नेक्स्ट हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है जो कि हमारा गिवन है 16 वोल्ट का, नेक्स्ट हमारे पास 2 ओम रजिस्टर है और उसके साथ हमारा आर इक्विवेलेंट जो अभी निकला है 4/3 ओम हमारा है। तो ये हमारा आ जाएगा 2 ओम, नेक्स्ट हमारा 4/3 ओम और ये 2 ओम, ये तीनों एक दूसरे से सीरीज वाइज कनेक्टेड है, ये तीनों एक दूसरे के सीरीज वाइज कनेक्टेड है। तो इस केस में हम लोग निकाल सकते हैं आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कैन बी गिवन एज R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारा हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर 3 रजिस्टर है इसीलिए हम लोग R3 तक गए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 4/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4/3, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 4/3, यानी आपका आ जाएगा आर इक्विवेलेंट 16/3 ओम। तो ये आ जाएगा 16/3 ओम आर इक्विवेलेंट। तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट जो कि हमारा पहला आंसर है, जो कि हमारा 16/3 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों में 16/3 है हमारा आर इक्विवेलेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा हमें अमीटर का रीडिंग निकालना पड़ेगा, उससे हमें पता चलेगा कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो हम लोग जानते हैं बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है, देयरफॉर I कैन बी गिवन एज V/R। तो V हमारा है ऑलरेडी, यहाँ पर वोल्टेज हमारा दिया हुआ है जो कि हमारा 16 वोल्ट है, तो हम V की जगह 16 वोल्ट रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा R इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं जो कि 16/3 है, 16/3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 एम्पियर। देयरफॉर करंट हमारा 3 एम्पियर का हो जाएगा और आर इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 16/3 ओम। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं हमारा करंट हमारा 3 एम्पियर का है और आर इक्विवेलेंट 16/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, जो हमारा राइट आंसर है। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव a wire of resistance R is cut into 4 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this connection is R1, then the ratio of R/R1 is. तो इस क्वेश्चन में आपको एक रजिस्टर है जो कि R का है, जिसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है।
तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं हमारा रेजिस्टेंस R है, इसको हम लोग क्या किए हैं 4 इक्वल पार्ट्स में कट किए हैं। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में कट किए हैं, वापस से उसको हम अरेंज किए हैं, पैरेलली उसको कनेक्ट किए हैं। तो उस केस में आपको R इक्विवेलेंट पूछ रहा है कि जब इसको हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो रेशियो ऑफ हमारा जो R इक्विवेलेंट का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, पहले इज टू नेक्स्ट हमारा जो कनेक्ट किए हैं R इक्विवेलेंट कट करने के बाद। तो ये हमारा 4 रजिस्टर्स में कट कर दिए हैं हमारा। ये हमारा R को हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में कट किए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा R/4, ये हमारा हो जाएगा R/4, ये हो जाएगा हमारा R/4, ये हो जाएगा हमारा R/4। अब ये R/4 इसलिए हुआ कि हमारा जो लेंथ है, मान लीजिए ये लेंथ आपका L है, तो ये हम 4 इक्वल पार्ट्स में बांटे हैं, तो हमारे यहाँ लेंथ हो जाएगा L/4, नेक्स्ट L/4 और L/4 और L/4, इस तरह से लेंथ हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो इस कारण से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग 4 रेजिस्टेंस को क्या किए हैं, पैरेलली कनेक्ट किए हैं। तो ये हमारा पैरेलली कनेक्ट किए हैं। अब हमें पूछ रहा है कि इन दो पॉइंट के बीच में हमें क्या निकालना है, ये एज्यूम कर लेते हैं हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इसके अक्रॉस हमारा R इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ R इक्विवेलेंट हमारा मानना है कि R1 है, तो हमारा R इक्विवेलेंट इस केस में R1 मान सकते हैं, और इनिशियल केस में हमारे इनिशियली जो केस है उसमें R हम रेजिस्टेंस R से माने हैं, क्योंकि हमारा R रेजिस्टेंस को कट किया गया है। तो देयरफॉर केस फर्स्ट के लिए रेजिस्टेंस हमारा R हो जाएगा, और यहाँ पर जब R इक्विवेलेंट निकाल देंगे तो हमारा R डैश हो जाएगा। बेसिकली हमें रेशियो पूछ रहा है R/R डैश इक्वल टू व्हाट होगा, ठीक है ना, यहाँ क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे। सारा रेजिस्टर्स आपका पैरेलली कनेक्टेड है, देयरफॉर 1/R इक्विवेलेंट कैन बी गिवन एज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। चूंकि यहाँ पर 4 रेजिस्टर्स यूज किया गया है, इसीलिए हम लोग R4 तक गए हैं। तो ये हमारा R1, R2, R3, R4 सब हमारा R/4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4। हम इसको लिख सकते हैं 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा जाएगा 16/R आ जाएगा। ये हमारा क्या है 1/R इक्विवेलेंट है। हम इसको लिख सकते हैं रेसिप्रोकल कर, देयरफॉर R इक्विवेलेंट कैन बी गिवन एज R/16। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा R/16। ये जो हमारा R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट जो है यही हमारा R1 भी है, जो कि हम लोग R इक्विवेलेंट को R1 यहाँ माने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं R1 माना गया है, देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा R/16। तो हमें फाइनली अगर रेशियो में पुट आउट करना है R/R1 इक्वल टू R, तो हमारा एज इट इज है, R1 को हम लिख सकते हैं R/16, तो ये हो जाएगा आपका 16R/R। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये R हमारा कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 16:1 का रेशियो आ जाएगा। देयरफॉर R/R1 इक्वल टू 16:1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। सो आवर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव फॉर ट्रांसफरिंग 40 कूलम्ब ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट 8000 joule of work done is required and the resistance between the point is 20 ohm, then the current passing through it is। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको 40 कूलम्ब ऑफ चार्ज दिया गया है, जो कि 2 पॉइंट के बीच में फ्लो कर रहा है, और उस समय का एनर्जी जो है उस चार्ज को फ्लो करवाने के लिए जो है आपका 8000 जूल का एनर्जी लगा है। तो और रेजिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है 20 ओम का। तो आपका करंट क्या होगा उस समय, तो जो भी हमारा गिवन है हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है चार्ज हमारे पास दिया हुआ है 40 कूलम्ब का। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एनर्जी दिया हुआ है, जो कि वर्क डन के फॉर्म में है, जो कि हमारा है 8000 जूल है। नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जो कि हमारा 20 ओम है, और हमें पूछा है कि करंट हमारा क्या होगा इस कंडीशन में। तो हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस V कैन बी गिवन एज वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हमें वर्क डन दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास चार्ज भी गिवन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज। और हम लोग जानते हैं कि बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं V के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। देयरफॉर V इक्वल टू W/Q हमारे इक्वेशन फर्स्ट से, और V हमारा IR होता है, देयरफॉर V हमारा IR लिख सकते हैं इक्वल टू W/Q। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर हम लिख सकते हैं करंट कैन बी गिवन एज वर्क डन अपॉन
चार्ज इनटू रेजिस्टेंस। तो ये हमारा फाइनली फॉर्मूला आ गया जो कि हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो ये हमारा करंट का फॉर्मूला आ गया, वर्क डन अपॉन चार्ज इनटू रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूले से हमें करंट निकल जाएगा। तो हमारा वर्क डन दिया हुआ है 8000 जूल। नेक्स्ट हमारे पास चार्ज दिया हुआ है 40। नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20। 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 2 8, तो ये आ जाएगा आपको कैंसिल आउट कर 10। देयरफॉर करंट हमारा आ जाएगा 10 एम्पियर का। तो ये हमारा 10 एम्पियर का करंट आ जाएगा, जो हमारा राइट आंसर है, जो कि आप ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है 10 एम्पियर। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है एजर्शन और रीजन के फॉर्म में है। तो हमारा एजर्शन है कंडक्टर्स अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देमसेल्फ वेयर एज इंसुलेटर डू नॉट। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि कंडक्टर जो है वो अलाउ करता है अपने थ्रू करंट को फ्लो करने, और इंसुलेटर नहीं अलाउ करता है। उसका रीजन दिया हुआ है कंडक्टर्स हैव ए फ्री चार्ज कैरियर वेयर एज इंसुलेटर डू नॉट हैव। रीजन है इसका कि कंडक्टर के पास फ्री चार्ज कैरियर होता है और इंसुलेटर के पास नहीं होता है। बिल्कुल इसका रीजन सही है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या है। तो हमारा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो एजर्शन का यहाँ पर करेक्ट रीजन दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को नहीं शूट आउट करेंगे, क्योंकि हमारा रीजन भी बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया गया है एजर्शन का। तो ये हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 वी है VI ग्राफ for two conductors A and B are shown in the figure। तो यहाँ पर आपको VI ग्राफ टू कंडक्टर का शोन है, जो कि यहाँ कंडक्टर A है और कंडक्टर B है। इसका VI ग्राफ आप फिगर में देख सकते हैं। If both conductors of the same length and same thickness, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये दोनों जो कंडक्टर है इसका लेंथ भी सेम है, इसका भी लेंथ अगर L है तो दोनों का लेंथ सेम है। नेक्स्ट एरिया भी जो है उसका सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A है तो इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, क्योंकि यहाँ पर सेम थिकनेस की बात की गई है। विच ऑफ द टू इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ हाई रेसिस्टिविटी। तो आपसे बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है कि इन दो कंडक्टर्स में कौन सा कंडक्टर का रेसिस्टिविटी हाई है। बेसिकली कौन सा किसका मटेरियल का आपका हाई रेसिस्टिविटी होगा। ऑल्सो गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर, और आपको अपने आंसर का जस्टिफिकेशन देना है। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है, जो रीजन है, जस्टिफिकेशन है। इन VI ग्राफ स्लोप ऑफ VI ग्राफ्स गिव द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यानी VI ग्राफ के केस में जो आपका स्लोप होता है ये आपका y अपॉन x क्या हो जाता है, या tan थीटा आपका स्लोप हो जाता है। तो ये जो आपका स्लोप होता है यहाँ पर आप मान सकते हैं A के केस में अगर θ1 है और B के केस में यहाँ θ2 है, तो आप देख सकते हैं θ1 इज ग्रेटर देन θ2, क्योंकि हमारा स्लोप ऑफ A इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B। और हमारा स्लोप जो होता है हमारा VI ग्राफ का, वो हमारा क्या होता है, y अपॉन x होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या इसको हम लोग tan थीटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा y में क्या है, y में हमारा v है, x में हमारा क्या है, करंट है, और v अपॉन i हमारा क्या होता है, r होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो यानी स्लोप का ज़्यादा होना यानी रेजिस्टेंस का बढ़ जाना यहाँ होगा। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर थिकनेस हम लोग चेंज नहीं किए, लेंथ नहीं चेंज किए, तो हमारा रेजिस्टेंस जो होता है R इक्वल टू ρL/A होता है। अगर हम लेंथ और एरिया को इफेक्ट नहीं किए तो यहाँ पर डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी पर आ जाएगा, और रेजिस्टिविटी आपका मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली यहाँ पर जिसका भी रेजिस्टेंस हाई होगा उसका रेजिस्टिविटी हाई होगा, और उस कारण से आपका उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी हाई कहलाएगा। Therefore यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द ग्राफ ऑफ द स्लोप A इज ग्रेटर देन दैट ऑफ B, सो A हैज अ ग्रेटर रेजिस्टेंस देन द B, जो ऑब्वियसली बात आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए का आपका स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगा। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है द रेजिस्टेंस हुज VI ग्राफ इज शोन बिलो। तो यहाँ पर आपको इस केस में VI ग्राफ दिया हुआ है और इस केस में आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। देयरफॉर हम लोग जानते हैं कि स्लोप जो हमारा होता है VI ग्राफ का स्लोप जो होता है हमारा क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता है, या इसको आप tan थीटा भी बोल सकते हैं। तो इस केस में आपका चेंज इन y क्या होगा, चेंज इन y पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हमारा क्या है, y एक्सिस है, ये हमारा क्या है, x एक्सिस है। तो y एक्सिस पर हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा x एक्सिस पर क्या है, हमारा करंट है, तो यहाँ पर हम चेंज इन करंट लिख सकते हैं। तो ये हमारा स्लोप हो गया, ये बेसिकली हमारा क्या है, स्लोप है। और ये जो हमारा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x ये जो हमारा आ रहा है, ये एक तरह से रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रहा है हमारा।
क्योंकि हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है, देयरफॉर R कैन बी गिवन एज V अपॉन I। तो यहाँ पर हमारा अगर हम चेंज इन रेजिस्टेंस का बात लिखेंगे तो हमारा चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट आ जाएगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 3 पॉइंट हमें दिया हुआ है, 3 जब हमारा करंट 5 एम्पियर का था तो उस समय हमारा जो है करंट जो है हमारा 5 एम्पियर का, तब उस समय का हमारा वोल्टेज 3 वोल्ट है। तो इस तरह से हम कोई भी पॉइंट को एज्यूम कर सकते हैं। अगर हम 6 वोल्ट लेंगे तो हम उस समय का करंट हमें 10 एम्पियर लेना पड़ेगा। देयरफॉर रेजिस्टेंस कैन बी गिवन एज चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो हमारा चेंज इन वोल्टेज क्या आ जाएगा, ये हमारा 6 जो है हमारा, हम लिख सकते हैं चेंज इन वोल्टेज 6 माइनस 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये 2 पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं। ये एज्यूम कर सकते हैं हमारा 0.2 है, ये हमारा 0.1 है। अब हम इस 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 6 माइनस 0 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 0, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस पर यहाँ पर 10 है। तो हम लिख सकते हैं इसको 10 अपॉन 6 अपॉन 10 लिख सकते हैं। ये क्या करेंगे, हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये 2 5 जा 10। तो हमारे पास आ गया 3/5 ओम, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं ये 3/5 ओम है। तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। सो मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 16. So in question number 16 again we have assertion and reason. So our assertion is when battery is short circuited the terminal voltage is 0. तो हमारा ये क्या है, हमारा ये बैटरी है। तो पहले हम लोग बैटरी को लिए हैं, ये हमारा बैटरी का 2 टर्मिनल है। जब भी हम बैटरी को शॉर्ट सर्किटेड करेंगे किसी भी वायर से तो हमारा क्या होगा इस केस में, इस केस में हमारा जो दिया हुआ है कि वोल्टेज हमारा 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाएगा। एंड व्हेन ओपन सर्किटेड द करंट इज 0। तो ये हमारा बैटरी का वोल्टेज भी है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं हमारा 10 वोल्ट दिया हुआ है, या समथिंग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो जब भी आपका बैटरी को हम लोग शॉर्ट सर्किटेड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा वोल्टेज जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट कुछ भी हो सकता है। आई कैन बी एनीथिंग, आई कैन बी एनीथिंग, हो सकता है हाई हो सकता है मॉडरेट हो, लेकिन हम लोग वोल्टेज के बारे में बस प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हमारा वोल्टेज शॉर्ट सर्किट केस में 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास केस 2 है, जो हमारे असर्शन में है कि वोल्टेज इज 0, वोल्टेज इज 0 व्हेन ओपन सर्किटेड। तो हमारा जब हमारा सर्किट जो है ओपन सर्किटेड हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग सर्किट को ओपन कर देंगे। तो इस केस में हमारा बोल रहा है कि ओपन सर्किट के केस में हमारा जो करंट होगा वो हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं V हमारा अगेन 10 वोल्ट का है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पर वोल्टेज कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा वोल्टेज कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी हाई, इट कैन बी मॉडरेट, लेकिन यहाँ पर हमारा करंट कंडक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ये सर्किट हमारा क्लोज नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करंट क्या हो जाएगा, करंट हमारा 0 एम्पेयर हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो ये हमारा एजर्शन है जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा रीजन की तरफ बढ़ेंगे। तो रीजन में है इन शॉर्ट सर्किट द करंट इज 0। तो यहाँ पर हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, ये हमारा क्या है, ओपन सर्किट कंडीशन है। तो हम देख रहे हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हमारा वोल्टेज 0 है, ना कि करंट है। करंट कैन बी एनीथिंग, वो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हमारा है इन ओपन सर्किट वोल्टेज इज 0। तो ये हमारा ओपन सर्किट कंडीशन है, यहाँ पर बोल रहा है वोल्टेज 0 है। तो यहाँ पर वोल्टेज 0 नहीं होगा, करंट 0 होगा, वोल्टेज कैन बी एनीथिंग। तो ये हमारा ए जो है बिल्कुल ट्रू है, लेकिन रीजन उसका फॉल्स है। तो ये हमारा ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन। तो यहाँ पर हमारे सर्किट में देख सकते हैं 3 ओम का रजिस्टर्स, 3 ओम का रजिस्टर्स, ये 3 ओम का, इस तरह से वेरियस रजिस्टर्स कनेक्टेड है। फाइंड द अमीटर रीडिंग व्हेन द सर्किट इज क्लोज। जब आपका स्विच को क्लोज किया गया है तो उस समय में आपका सर्किट क्लोज माना जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको अमीटर का रीडिंग निकालना है कि अमीटर कितना एम्पियर को रीड आउट करेगा। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, हम उसे लिख लेते हैं। पहले हमारे पास गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास दिया हुआ है, जो कि हमारा है 3 वोल्ट का, यानी हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है 3 वोल्ट का। नेक्स्ट हमारे पास आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं सिंस बाय ओम्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। देयरफॉर I कैन बी गिवन एज V अपॉन R। तो हमारे पास V ऑलरेडी 3 वोल्ट हमें पता है, लेकिन R इक्विवेलेंट हमें नहीं पता है। तो हमें इस केस में इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो हम इस सर्किट डायग्राम को एनालाइज करेंगे। हम देख सकते हैं ये हमारा 3 ओम और ये 3 ओम हमारा कैसा कनेक्टेड है, ये D और E पॉइंट के बीच में जो ये हमारा 3 और 3 ओम है, ये सीरीज वाइज कनेक्टेड है, एक के बाद एक है।
एक के बाद एक कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन बोल सकते हैं और इन दोनों का R इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। R इक्विवेलेंट कैन बी गिवन एज R1 प्लस R2। हमारे यहाँ R1 R2 दोनों सेम है, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 जो कि हमारा 6 ओम आ जाएगा R इक्विवेलेंट। अब हम सर्किट को वापस से रीड्रॉ करेंगे तो ये हमारा D और E पॉइंट के बीच में हमारा 3 ओम है। नेक्स्ट हमारा R इक्विवेलेंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो हमारा पैरेलली ये कनेक्टेड है जो कि हमारा 6 ओम है। नेक्स्ट हमारा इस ट्रायंगल का ये पार्ट है हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बैटरी लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास स्विच की है और उसके बाद हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा 3 वोल्ट का है और आमीटर इस तरह से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये हमारा रजिस्टर है जो बी पॉइंट को जोड़ रहा है, ये हमारा कितना है 0.5 ओम का है। अगेन ये भी हमारा 0.5 ओम का है। तो हम क्या करेंगे, इस सर्किट को फर्दर सॉल्व आउट करेंगे। ये हमारा R इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। ये दोनों हमारा 6 ओम और 3 ओम पैरेलली कनेक्टेड है। अब ये पैरेलली कनेक्टेड है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। देयरफॉर 1 बाय R इक्विवेलेंट कैन बी गिवन एज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 3। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं, एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 3 2 जा 6, तो ये 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3, ये 6 हो जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देयरफॉर 1 बाय R इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 2। देयरफॉर R इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं 2 ओम। तो हमारा ये R इक्विवेलेंट 2 ओम का आ गया। तो हम वापस से सर्किट डायग्राम बनाकर इस 2 को हम 2 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा फाइनली 2 ओम। नेक्स्ट हमारा ये जो रजिस्टर है ये हमारा 0.5 ओम का है। सिमिलरली ये भी हमारा 0.5 ओम का है। और फाइनली ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। इस 2 पॉइंट के क्रॉस कनेक्टेड है। ये हमारा बैटरी है। तो ये हमारा एमीटर इस तरह से कनेक्टेड है प्लस माइनस, और ये हमारा 3 वोल्ट का बैटरी है। तो ये हमारा फाइनल सर्किट डायग्राम है। अब हम देख सकते हैं ये 2 ओम 0.5 और 0.5 ये हमारा तीनों है सीरीज वाइज कनेक्टेड है। ये हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। ये तीनों हमारा कैसा कनेक्टेड है, सीरीज वाइज कनेक्टेड है। देयरफॉर R इक्विवेलेंट हम अगेन निकाल सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो हमारा R1 क्या है 0.5 है। नेक्स्ट हमारा 2 ओम है। नेक्स्ट अगेन हमारा 0.5 ओम है। तो हम इसको सम करेंगे तो ये हमारा 0.05 1 ओम आ जाएगा। ये 1 प्लस 2 ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 ओम आ जाएगा। देयरफॉर R इक्विवेलेंट हमारा आ गया 3 ओम। तो हम इस केस में R इक्विवेलेंट इस पूरे सर्किट डायग्राम का निकाल चुके हैं। तो हमारा करंट का फॉर्मूला में हम डाल देंगे, यहाँ 3 अपॉन R इक्विवेलेंट था तो ये 3 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये हमारा 1 एम्पियर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1.0 एम्पियर। तो हमारा 1.0 एम्पियर ऑप्शन सी में देख सकते हैं, हमारा ये राइट ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर सी 1.0 एम्पियर। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 18। So question number 18 we have a torch bulb is rated 2.5 volt and 750 milliampere. इस केस में हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स पावर, सेकेंड इट्स रेजिस्टेंस एंड थर्ड इज एनर्जी कंज्यूम इफ द बल्ब इज लाइटेड फॉर 4 आवर। तो यहाँ पे हमें 3 केस में इस पार्ट को सॉल्व करना है। पार्ट ए में हमको पावर निकालना है, देन हमें रेजिस्टेंस निकालना है, देन हमें एनर्जी निकालना है। तो हमें गिवन क्या है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है, रेटिंग दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास दिया है 2.5 वोल्ट का कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास करंट रेटिंग दिया हुआ है, करंट हमारा है 750 मिली एम्पियर का। तो हमें पहले केस में पावर पूछा है, तो हम लोग पावर जानते हैं, पावर कैन बी गिवन एज V इंटू आई। तो हमारे पास V भी दिया है, I भी दिया हुआ है। तो हमारा V है 2.5। नेक्स्ट हमारे पास है 750 मिली एम्पियर को हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर में चेंज आउट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 750 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 750 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 75 इंटू 10⁻³ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं 25 इंटू 75 अपॉन 1000 लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 25 4 जा 100, तो ये 40 टाइम्स आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन ये 5 8 जा 40, ये आ जाएगा 15। तो आपका पावर आ जाएगा 15 अपॉन 8। ये हमारा आ जाएगा 15 अपॉन 8 वाट। अगर हम इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1.87
वाट। ये हमारा पहला केस का आंसर हो जाएगा जो कि हमारा 1.87 वाट है। नेक्स्ट हमारा केस टू की तरफ बढ़ेंगे। तो केस टू में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। केस टू में हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है। हम लोग जानते हैं बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू हमारा IR होता है, therefore R कैन बी गिवन एज V अपॉन I। तो हमारे पास V ऑलरेडी दिया हुआ है और V हमारा है 2.5। नेक्स्ट हमारे पास I दिया है 750 इंटू 10⁻³ अब ये 10⁻³ को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25। अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 10 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ 750 है, ऊपर में आपका आ जाएगा 10⁻³ को हम लिख सकते हैं 1000। तो ये हमारा फाइनल है। तो ये 25, ये एक 0 से एक 0 कट जाएगा। नेक्स्ट अगेन ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 250 अपॉन 75। तो ये हमारे पास आ जाएगा 250 अपॉन 75। फाइनली इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25 10 जा, ये 25 3 जा, तो ये हो जाएगा हमारा 10/3 ओम। ये हमारा R रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया केस 2 में, जो कि हमारा 10/3 ओम है। नेक्स्ट हम केस 3 की तरफ बढ़ेंगे। केस 3 में हमें निकालना है एनर्जी निकालना है अगर ये बल्ब हम कंज्यूम करेंगे 4 आवर के लिए। नेक्स्ट हमें टाइम दिया हुआ है कि ये बल्ब आपका 4 आवर के लिए कंज्यूम किया गया है, हमें एनर्जी निकालना है। एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, या वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम लोग एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा पावर को हम लोग एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी और वर्क डन इक्विवेलेंट होता है एक दूसरे के। तो इक्विवेलेंट होने के कारण हम फॉर्मूला को इस तरह से लिख सकते हैं। देयरफॉर हमें एनर्जी पूछा है तो ये हो जाएगा हमारा पावर इनटू टाइम हो जाएगा। तो हमारे पास पावर निकला हुआ ऑलरेडी केस फर्स्ट में 1.87, तो हमारा ये है 1.87 वाट है। नेक्स्ट हमारा टाइम जो है हमारा 4 आवर है, तो 4 आवर को हम क्या करेंगे, हम इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 इंटू हमारा हो जाएगा 3600, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड में। तो हम लिख सकते हैं इंटू 4 इंटू 3600। तो एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं, एनर्जी कैन बी गिवन एज, ये हो जाएगा हमारा 1.87 इंटू 4 इंटू 36 इंटू 10⁻²। अब ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 100 नीचे जाएगा, तो ये 10⁻² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा एनर्जी हो जाएगा ये 187 इंटू 4 इंटू 36। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 27000 जूल। तो ये हमारा एनर्जी आ जाएगा 27000 जूल। तो मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास है अ सेल अ रजिस्टर अ की। यहाँ पर हमारे पास एक सेल कनेक्टेड है, जो कि आप देख सकते हैं ये सेल है। नेक्स्ट हमारे पास एक रजिस्टर कनेक्टेड है, तीनों के केस में हमारा R ही वैल्यू का रजिस्टर कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास एक की कनेक्टेड है एंड एन अमीटर आर अरेंज एज सोन इन द फिगर, और अमीटर भी कनेक्टेड है एज सोन इन द फिगर। तो बेसिकली द करंट रिकॉर्डेड इन द अमीटर विल बी, तो आपसे पूछ रहा है कि अमीटर जो करंट रिकॉर्ड करेगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस समथिंग समथिंग है, यहाँ पर हमारा मान सकते हैं कि तीनों के केस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि हमें दिया नहीं तो हम मान सकते हैं कि दिया नहीं है तो सेम होगा। तो हमारे पास अमीटर रीडिंग क्या होगा, तो पहला ऑप्शन है मिनिमम, पहला ऑप्शन है मैक्सिमम इन फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है मिनिमम इन सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है मैक्सिमम इन थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेम इन ऑल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेम इन ऑल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया नहीं है तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उस कारण से हमारा रीडिंग जो होगा हमारा अमीटर में सेम होगा, क्योंकि हमारा रजिस्टर्स भी R ही वैल्यू का है, सेम रजिस्टर्स है, सेम हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस केस में हमारा अमीटर रीडिंग भी सेम दिखाएगा। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास है ए स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉटेड द ग्राफ VI, graph of the 3 samples of nichrome wire with a resistance R1, R2 and R3 respectively, which of the following holds true। तो इस केस में आपको एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया और VI ग्राफ को प्लॉट किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा, जो कि आपका 3 सैंपल्स लिया गया है नाइक्रोम वायर के। तो आप देख सकते हैं पहला सैंपल का नाम है R1, दूसरे का नाम है R2, तीसरे का नाम है R3 रिस्पेक्टिवली। सैंपल 1, सैंपल 2 और सैंपल 3 का रेजिस्टेंस दिया गया है VI ग्राफ का एक्सपेरिमेंट से। तो हमारे पास यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग होल्ड्स ट्रू।
आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल रहा है आपको देखने को विच ऑफ द फ्लोइंग होल्ड्स ट्रू, तो यानी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा रिलेशन ट्रू होल्ड करता है। तो ये जो ग्राफ है आपका VI ग्राफ है, जिसमें आपका y एक्सिस पर आपका करंट है, नेक्स्ट हमारा x एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे, अगर हम तीनों ग्राफ का स्लोप निकालेंगे R1, R2 और R3 के लिए, तो हमारा स्लोप क्या होता है, हमारा स्लोप हो जाता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता है, या इसको हम y बाय x सिंपली लिख सकते हैं, या इसको हम लोग tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली स्लोप यहाँ पर क्या होगा, स्लोप हमारा y एक्सिस पर है करंट, x एक्सिस पर है हमारा वोल्टेज। तो या तो आप इसको चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन वोल्टेज लिखिए, या अपॉन करंट अपॉन वोल्टेज भी लिख सकते हैं, इसको करंट अपॉन वोल्टेज भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा स्लोप होगा। और हम लोग जानते हैं बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं V इक्वल टू IR होता है। देयरफॉर हम लोग R क्या लिख सकते हैं, R को हम लोग लिख सकते हैं V अपॉन I। तो हम लोग R को V अपॉन I लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा स्लोप क्या आ रहा है, I अपॉन V। यहाँ पर हम स्लोप जो आ रहा है हमारा जस्ट रेसिप्रोकल आ रहा है रेजिस्टेंस का। तो हमारा यहाँ पर से जो भी स्लोप हमें मिलेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा 1 अपॉन R का वैल्यू हमें मिलेगा। यानी यहाँ पर स्लोप हमें रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का वैल्यू देगा, यानी इस जिसका भी हमारा स्लोप ज़्यादा होगा उसका हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा स्लोप किसके केस में है, R1 के केस में है। ये हमारा अगर मान लें θ1 है, ये हमारा R2 के केस में हमारा ये θ2 है, एंगल 2 है, ये हमारा R3 के केस में θ3 है। तो हमारा स्लोप क्या होगा, θ1 इज ग्रेटर दैन θ2 इज ग्रेटर दैन θ3। तो ये हमारा हाईएस्ट क्या है, R1 का एंगल है, यानी R1 का स्लोप हाईएस्ट है, यानी स्लोप R1 का इज ग्रेटर दैन स्लोप R2 का, उसके बाद आखिरी में आ जाएगा आपका स्लोप R3 का। तो यहाँ पर आपका स्लोप और रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल है, यानी अगर स्लोप जिसका बड़ा है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी सबसे छोटा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा R1 सबसे छोटा होगा, नेक्स्ट R2 होगा और सबसे बड़ा हमारा R3 हो जाएगा। तो ये हमारा रेस्पेक्टिवली रेजिस्टेंस का वैल्यू है। हम देख सकते हैं हमारा ये ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं कि R3 हमारा सबसे बड़ा है, फिर हमारा R2 है और फिर हमारा R1 है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 21. So question number 21 we have the temperature of a conductor is increased. The graph best shows the variation of its resistance is. तो इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि रेजिस्टेंस जो आपका वो किस तरह से वैरी करेगा अगर किसी भी कंडक्टर का, अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। ये हमारा अगर कंडक्टर है, इसके अक्रॉस अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारा रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। हम लोग जानते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के फॉर्म में डिपेंड करता है, जो कि आप आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरह से डिपेंडेंसी है, तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंसी है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो हमारा एक तरफ टेम्परेचर है, दूसरे तरफ हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के काम आता है, तो ये ग्राफ आपका नहीं होगा। ये भी आपका डिक्रीजिंग है, ये भी नहीं होगा। ये हमारा लीनियरली है और ये है नॉन लीनियरली है। तो यहाँ पर ये नॉन लीनियर जो ग्राफ है हमारा, ये नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमारा लीनियरली डिपेंडेंसी है। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर लीनियरली डिपेंड करता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहें बेगा प्लस एकेडमी के साथ। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।